योग माया मंदिर को महाभारत काल का मंदिर माना जाता है। लोग क्लेम करते हैं कि ये 5000 साल पुराना मंदिर है। क्या कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है जो इस क्लेम को सपोर्ट करता हो? दिल्ली का नाम योगनीपुर कब और कैसे पड़ा, और मेहरौली का जिक्र कहाँ और कैसे आता है? कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में जो 27 मंदिरों की बात होती है जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ के मस्जिद बनवाया, योग माया मंदिर उसमें था या नहीं, और इसका कोई प्रूफ है? लाल कोट के अंदर होने की वजह से इस मंदिर का क्या कोई स्ट्रैटेजिक या पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस था तोमर और चौहान राजाओं के लिए? 1827 में जो रिकंस्ट्रक्शन हुआ लाला सिद्धूमल ने, उसमें ओरिजिनल आर्किटेक्चर को कितना प्रिजर्व किया और कितना बदला? फूल वालों की सैर 1812 में शुरू हुई। मुगल दरबार ने फॉर्मली इस फेस्टिवल को स्पॉन्सर किया था या ये ऑर्गेनिकली ग्रो? एएसआई ने इस मंदिर को प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट क्यों नहीं माना, जबकि ये कुतुब कॉम्प्लेक्स के इतने पास है और उतना ही पुराना इसका क्लेम? कृष्ण जन्म की कहानी हम सब ने कभी ना कभी ज़रूर सुनी है। मथुरा की वो रात, कंस का डर, वसुदेव का कृष्ण को यमुना पार ले जाना। लेकिन उस कहानी में एक और कैरेक्टर था जिसके बारे में हम बहुत कम बात करते हैं, योग माया। कहानी के अकॉर्डिंग जब वसुदेव कृष्ण को लेकर मथुरा गए तो वहाँ से योग माया को अपने साथ लेकर आए थे, और कंस ने 8वां बच्चा समझकर जब उस कन्या को अपने हाथ में लिया तो वो उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई, और वहाँ प्रकट होकर उसने एक घोषणा की, एक आकाशवाणी की कि भाई कंस, जिसे तू मारना चाहता है उसका तो जन्म हो चुका है। इसी शक्ति को हमारे यहाँ पे फिर योग माया कहा गया, और शायद इसीलिए दिल्ली के मेहरौली एरिया में कुतुब मीनार के पास जो एक योग माया टेम्पल है, उसकी वैल्यू लोगों की नज़र में कुछ अलग सी दिखती है। कई लोग इसे दिल्ली का ओल्डेस्ट लिविंग टेम्पल मानते हैं, कुछ इसे महाभारत काल से जोड़ के देखते हैं, और कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि इस मंदिर की कहानी सिर्फ कहानी ही नहीं है बल्कि दिल्ली की फॉरगेटन हिस्ट्री की कहानी भी अपने आप में समेट के रखती है। तो आज हम कोशिश करेंगे यही समझने की कि योग माया का कॉन्सेप्ट असल में क्या है। क्या मेहरौली सच में कभी योगनीपुरा था, और क्या कुतुब कॉम्प्लेक्स के आसपास की ज़मीन दिल्ली की एक और पुरानी सिविलाइजेशन को छुपाए बैठी है? दिल्ली में जो योग माया वाला मंदिर है उसको बहुत लोग, स्थानीय लोगों से पूछो तो वो बोलते हैं कि वो लगभग महाभारत के टाइम का है। तो इसका कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलता है ऐसा? देखिए, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो ऐसा पुरातात्विक साक्ष्य तो हमें नहीं मिलते हैं ऐसे 5000 साल पुराने, क्योंकि अगर आप दिल्ली में, वैसे तो अगर आप हिस्टोरिकल एविडेंस देखें तो प्री हिस्टोरिकल एविडेंस भी हमें मिलते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम स्टोन एज। और ये जो जगह है दिल्ली की, इट हैज बीन इनहैबिटेड एज इन, यहाँ पे जो लोग रहते आए हैं हजारों साल से। लेकिन इस मंदिर के संदर्भ में हमें ऐसा कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिलता, क्योंकि इसको इनलार्ज किया गया बार बार रेगुलर टाइम्स पे। और जो अभी का जो मेन स्ट्रक्चर है वहां पे, वो 1827 में लाला सेठमल जो एक एम्प्लॉय थे मुगल एम्परर के, उन्होंने इस स्ट्रक्चर को बनवाया था मोस्टली, और उसके बाद धीरे धीरे और एडिशंस होते गए। लेकिन इसका कनेक्शन महाभारत से कैसे, वो महत्वपूर्ण है। और अगर उस कनेक्शन को हमें देखना है तो हमें दिल्ली का कनेक्शन इंद्रप्रस्थ की नगरी से देखना होगा, जो कंसिडर की जाती है पहली राजधानी या पहली सिटी दिल्ली की अमंग द 7 सिटीज। तो इसका आपस में क्या संबंध है? मतलब कैसे इंद्रप्रस्थ को कैसे देखते हैं हम? जैसे इंद्रप्रस्थ अगर आप देखें तो इंद्रप्रस्थ का महाभारत से भी संबंध है और दिल्ली से भी संबंध है, स्पेशली जो पुराना किला एरिया उससे। जैसे, और मैं इसको जोड़ के दिखाऊंगा आपको कि योग माया और योगनीपुर जो शब्द है जो दिल्ली के लिए यूज हुआ है, दिल्ली की जो टेरिटरी है एक समय पे, उसका नाम शायद योगनीपुर भी रहा होगा, जो हमें जैन पटावलियों में बहुत सारी जगहों पे, अपभ्रंश जो लिटरेचर है जिसको बड़ा कम पढ़ा गया है इतिहासकारों के द्वारा, उसमें हमें योगनीपुर नाम बार बार जिक्र मिलता है योगनीपुर का। इससे पहले हम लोग देखते हैं कि महाभारत में कैसे दिल्ली के बारे में क्या विवरण मिलता है महाभारत में और उसका क्या संबंध है दोनों का। तो इफ यू लुक एट महाभारत एंड इफ यू लुक एट द डेटिंग ऑफ महाभारत, तो स्कॉलर्स में अलग अलग तरीके के डिबेट्स हैं, क्योंकि पहले हमें ये पता करना होगा कि महाभारत एज ए टेक्स्ट कब लिखी गई। और ये स्कॉलर्स हैं कि इट वाज नॉट रिटन बाय अ सिंगल पर्सन। वेद व्यास से शायद एक सिंगुलरली ना लिखी हो, और ये एक लंबे समय तक लिखी गई, पहले जय, फिर भारत और फिर महाभारत, जो 1 लाख श्लोकों का जो संग्रह है इसमें। तो वो एक सभ्यता को दिखाती है
और 500 BC से 500 AD तक जब इसका कंपाइलेशन हो रहा था, इसके पहले ये ओरल ट्रेडिशन से चली आ रही थी। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि जो द्वापर से कलयुग वाला जो महाभारत की डेटिंग कहते हैं, अकॉर्डिंग टू महाभारत 3102 के करीब जब महाभारत का युद्ध हुआ, तो वो 5000 ईयर्स का पीरियड है आज से अगर हम उसे एस्टैब्लिश करें। लेकिन उतना पुराना नहीं, लेकिन अगर अपन 1000 BC देखें, 3 से 3500 साल पहले, तो हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं दिल्ली में जो शायद हमें ये बता सके कि यहाँ पे एक ऐसी सभ्यता रही होगी। शायद उतनी नगरीय ना हो, उतना शहरीकरण ना हो उस सभ्यता में, लेकिन लोग इस पर्टिकुलर जगह को इनहैबिट करते थे और ये इसको इंद्रप्रस्थ कहा गया। या पहले इंद्रप्रस्थ था, फिर योगनीपुर हुआ, उसके बाद फिर दिल्ली आई। दिल्ली कब हो गया फिर? देखिए, दिल्ली का कहते हैं कि तोमर वंश रूलर हुआ करते थे, एक अनंगपाल तोमर। तो अब अनंगपाल तोमर में भी ये मतभेद है इतिहासकारों में कि अनंगपाल तोमर 1 ने दिल्ली को बसाया या अनंगपाल तोमर 2 ने। लेकिन जो आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन है उसके बेसिस पे, और बहुत सारे स्कॉलर्स ने जो कहा है कि पहले अनंगपाल तोमर जो एक फर्स्ट हुए, उन्होंने सूरज कुंड के आसपास अपनी, जिसको अनेकपुर विलेज या अड़कपुर विलेज आज कहते हैं, वहां पे उन्होंने अपनी राजधानी एस्टैब्लिश करी। और ये जो गुर्जर प्रतिहार थे उनके फ्यूडेटरीज के रूप में, सामंत के रूप में वहां पे कार्य करते थे। उसके बाद बिकॉज ऑफ स्ट्रेटेजिक रीजंस कि भाई बार बार मुस्लिम इन्वेजन्स हो रहे थे उस समय, देयर वर अटैक्स फ्रॉम द साइड ऑफ द मुस्लिम्स, वो गजनी के समय भी अटैक्स हुए, तो शायद 1050 के करीब अनंगपाल तोमर 2 ने इस पर्टिकुलर कैपिटल को इस शिफ्ट कर दिया, स्थानांतरण कर दिया लालकोट वाला जो एरिया। अब वो लालकोट वाला एरिया फिर से जिक्र आएगा जब हम योगमाया मंदिर की बात करेंगे। तो जो लालकोट वाला एरिया, जब एक्सकवेशंस हुए वहां पे लगातार, तो हमें वहां पे बहुत सारे एविडेंस मिले। आज भी जो दीवारें हैं जो उस समय बनाई गई थी इन 11th सेंचुरी, वो आज भी मौजूद है दिल्ली में, उसके साक्ष्य आपको मिलते हैं। और वो बनवाई गई अनंगपाल तोमर 2 के द्वारा। अब उस समय शायद ये मुझे लगता है कि ये वो समय रहा होगा जब शायद दिल्ली नाम जो है, दिल्ली या दिल्ली का, ठीक है, तो वो शायद नाम इसके साथ जोड़ा जाए। तो शायद मुझे लगता है कि ये वो समय रहा होगा when we started calling this region as दिल्ली, DHILLI। योगमाया शब्द जो हमें पहली बार सुनने को मिलता है, उसका किस तरह का इतिहास है? चाहे वो महाभारत से निकल के आ रहा हो, उसको कैसे देख रहे हैं आप? ये महाभारत लिटरेचर में तो उस तरीके से इसका इतना संदर्भ नहीं मिलता है, लेकिन भागवत पुराण और देवी महात्म्यम में हमें इसकी जानकारी मिलती है कि योग माया इज कंसिडर्ड टू बी द सिस्टर ऑफ कृष्ण एंड हाउ शी प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल इन सेविंग कृष्ण फ्रॉम कंस। इसके बारे में हमें उसमें जानकारी मिलती है। लेकिन जो दिल्ली में जो वर्शिप है वो एक और जो जिसको शायद थोड़ा देखा नहीं गया है, और योग माया के संदर्भ में ही दिल्ली के बारे में बताया गया कि शायद योगनीपुर इसलिए बोला गया। लेकिन योगनी जो कल्ट है, विच इज जो अर्ध शक्ति के रूप में या जिसको सेमी डिवाइन आप कह सकते हैं, उस रूप में योगनीस की पूजा होती थी। और ये योगनीस दे आर नॉट योग माया, दे आर डिफरेंट फ्रॉम देम। ये योगनीस योगिक पावर से, और एक आप कह सकते हैं तंत्र विद्या से, या आप कह सकते हैं कि थ्रू डिफरेंट प्रैक्टिसेस, मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस, दे गेन्ड अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। एंड देन इन एंड अराउंड द एरिया ऑफ दिल्ली आपको उनके स्कल्पचर्स मिलते हैं। अभी रिसेंट देयर इज एन आर्टिकल जिसमें बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी दैट कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया में देयर इज ए गोरखनाथी टेम्पल। उस गोरखनाथी टेम्पल में 18th 19th सेंचुरी में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीरियड्स के जो आपको जो मिलेंगे वो अर्ली मॉडर्न एज इन 18वीं शताब्दी के स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, क्योंकि चेंज होते रहे, वो उनके ऊपर एक्सपेंशन होता रहा मंदिरों का। उस समय वहां पे एक राम तालाब वाला एक पॉन्ड वहां पे था, तो उसकी जब खुदाई हो रही थी तो उनको वहां पे, आज भी राम तालाब है वहां पे, तो उसमें उनको 2 स्कल्पचर्स मिले, 2 मूर्तियां मिली। उसमें से एक मूर्ति थी एक योगिनी की और दूसरी थी भैरव की। तो वो जो योगिनी की मूर्ति है, जब उस आर्टिकल के थ्रू उन्होंने पर्सनल कम्युनिकेशन किया तो उन्हें ये पता चला कि ये अर्ली मिडीवल इंडिया की है, दैट इज इट बिलोंग्स टू द पीरियड ऑफ 11th to 12th सेंचुरी। और यही वो समय है जब दिल्ली को योगिनीपुर के रूप में प्रसिद्ध माना गया, क्योंकि जैन पटावलीज जो थी वो 10वीं 11वीं 12वीं शताब्दी आप कह सकते हैं, या 9वीं 10वीं 11वीं शताब्दी आप कह सकते हैं, जब योगिनी वर्शिप भी बड़ी पॉपुलर है इंडिया में। और ये वही समय जब दिल्ली की टेरिटरी को योगिनीपुर कहा गया। बट इसका मतलब है तंत्र वगैरह में भी दिल्ली काफी इन्वॉल्व रही है, इस तरह का इतिहास रहा है दिल्ली का। बिल्कुल। अगर देखिए अब वैसी प्रमाणिक जानकारी और पुख्ता जानकारी तो नहीं मिलती, साहित्य में भी इतनी चर्चा नहीं है इसके बारे में, थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है हमारे लिए। लेकिन अगर आप
एस्टैब्लिश करने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं nobody can deny this fact that at one point of time probably Delhi was a very important center for Yogini worship and the Yogini cult, not the Yog Maya. वो भी मंदिर रहा होगा जिसकी वजह से शायद योगनीपुर नाम रखा गया होगा, लेकिन योगिनी का जो कल्ट है जिसके बारे में जो मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ टेम्पल्स हैं 64 योगिनी के, ओडिशा में जो टेम्पल्स हैं, शायद वो भी एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण रहा होगा। इंद्रप्रस्थ की नगरी पहले कहा गया, वो योगिनीपुर के नाम से प्रसिद्ध हुई। क्योंकि ऐसी भी कहानियां सुनी हम लोगों ने कि वहां पे कभी अर्जुन और युधिष्ठिर भी आए थे योग माया टेम्पल में महाभारत की लड़ाई के बाद, तो इसीलिए वहां पे ज्यादा विश्वास है कि नहीं ये बहुत पुराना मंदिर है, कब का मंदिर है। हाँ, ये पॉपुलर मेमोरी में देखिए आप उसे डिस्कार्ड नहीं कर सकते हैं कि भाई अर्जुन और कृष्ण दे हैड कम टू दिस टेम्पल इन ऑर्डर टू डिफीट जयद्रथ। तो फिर माया ने एज ए इल्यूजनरी पावर उनको हेल्प करी एंड दे वर एबल टू किल जयद्रथ। और ये भी कहा जाता है कि महाभारत का जो युद्ध है उसमें विजयी होने के बाद युधिष्ठिर हैड गॉन देयर एंड ही हैड बिल्ट दिस टेम्पल। अब ये एक टेम्पल नहीं है। अगर आप दिल्ली की खोज, एक किताब है ब्रिज कृष्ण चांदीवाला ने लिखी थी 1964 में उसमें, और उसका जो प्रीफेस था वो इंदिरा गांधी जी ने लिखा था। तो वो बड़ी एक इम्पॉर्टेंट किताब है जिसको अभी इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया गया है। उस किताब में आप पाएंगे कि 8 से 9 लोकेशंस दिल्ली में ऐसी हैं जिसका आपको महाभारत में विवरण मिलता है या महाभारत से संबंधित है। लेकिन योग माया जो है वो इसलिए डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे आपको मूर्ति नहीं मिलती है। ओके। यहाँ पे आपको एक गोलाकार पिंड मिलता है। तो दैट मेक्स इट इवन मोर कि अगर मूर्ति होती तो आप उसकी काइनोग्राफी से पता कर सकते हैं कि हाउ ओल्ड इज इट। जैसे एक और टेम्पल का जिक्र किया गया, नीली छतरी वाला टेम्पल जो निगम बोध घाट के ऊपर। अब उसको आप अगर जब देखेंगे मूर्ति और मूर्ति का शिल्प कला और सब देखेंगे तो आप ये रियलाइज कर देंगे ये बड़ी अभी कंटेम्पररी या तत्कालीन मॉडर्न स्कल्पचर है, ये बहुत पुराना नहीं लगता है। लेकिन जो योग माया, खास करके योग माया का जो मंदिर है, क्योंकि उसमें वो पिंड है और गोलाकार जो पिंड है जिसकी वर्शिप करी जाती है, और क्योंकि उसे सिद्ध पीठ भी कहते हैं, तो शायद ये पुख्ता तरीके से कहना कि इट वाज बिल्ड बाय युधिष्ठिर क्योंकि थोड़ा सा वो हो सकता है कि स्ट्रेचिंग द वो, बट मुझे लगता है कि हाँ ये पुराना तो जरूर है। और एटलीस्ट जो कहा गया है, इवन अगर आप वो देखें नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी जो है, दे हैव आल्सो कॉल्ड इट दैट इट इज इजीली 500 to 700 years old. And because we find the information about Yognipur, तो we can easily say that. And असार उस सनादित करके एक किताब है जो लिखी गई, सैयद अहमद खान ने लिखी थी, जो पहली किताब थी दिल्ली के मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग्स के ऊपर। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि there was this particular temple was a very famous temple. अब वो 19th सेंचुरी में लिख रहे हैं 1850 में, और कह रहे हैं कि ये बड़ा प्रसिद्ध टेम्पल था। और वो ऑन द बेसिस ऑफ नॉट दिस पॉपुलर मेमोरी बट ऑन द बेसिस ऑफ पूरे जो मंदिर का ढांचा उस समय बना हुआ था या मंदिर जो बना हुआ था और जो पॉपुलर मेमोरी में उस समय चल रहा था, उसके बेसिस पे उन्होंने ये प्रामाणिक जानकारी दी हमें। तो ये और निगम बोध घाट जो है वो भी युधिष्ठिर से रिलेटेड है कि भाई यहाँ पे आगे उन्होंने जब अश्वमेध का यज्ञ किया, क्योंकि खांडव प्रस्थ था ये जो उन्हें दी गई पांडवों को, और फिर खांडव प्रस्थ वन को उन्होंने इंद्रप्रस्थ की नगरी में परिवर्तित किया। तो वो भी, और एक माया की भी पूरी एक स्टोरी है यहाँ पे महाभारत में, जो क्योंकि संबंध इनका फिर दिल्ली से, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। माया की ये स्टोरी है उसमें कि जब महाभारत खांडव प्रस्थ दिया गया इन्हें, तो दे कृष्ण along with Arjun and with the help of god Agni they burned the forest in Khandov-Prasth because वो इंद्रप्रस्थ की नगरी बनाना चाह रहे थे यहाँ पे। और ये इससे भी रिलेशन हो सकता है कि आप कभी भी बर्निंग एक्टिविटी तब करते हैं when you want it for agricultural land, तो शायद इनहैबिटेशन और एग्रीकल्चरल लैंड के लिए हुआ भी होगा उस समय पे। और ये महाभारत में हमें इसकी जानकारी भी मिलती है सभा पर्व में और पहले आदि पर्व में, जो पहले पर्व है। और इसके बाद माया का कैसे जिक्र आता है उसमें कि माया इज कंसिडर्ड टू बी ए वेरी गुड आर्किटेक्ट। तो जो असेंबली हॉल बनवाया गया, क्योंकि माया वाज वन ऑफ द पर्संस हु वाज सेव्ड बाय कृष्ण एंड अर्जुन, जो बर्निंग एक्टिविटी हुई उससे सेव किया उनको। तो इन रिटर्न ऑफ दैट फेवर उन्होंने कहा आप मुझसे मांगिए मैं क्या कर सकता हूं। तो माया बिल्ड द असेंबली हॉल एंड बट अब ये इसमें हमें कि नगरीय व्यवस्था और सभ्यता पर्यायवाची नहीं है एक दूसरे, राइट। क्योंकि उस समय पे आप ये कह सकते हैं कि वुडन स्ट्रक्चर्स बने होंगे, अशोककालीन समय में भी वुडन स्ट्रक्चर्स बनते होंगे। तो लोगों का ये सवाल होता है इसके ऊपर कि नहीं, फिर अगर इतने बड़े पैलेसेस की चर्चा होती है महाभारत में, इंद्रप्रस्थ की नगरी इतनी सुंदर तरीके से फोर्ट्स और महल उसमें दिखाए जाते हैं, तो उनके अवशेष क्यों नहीं मिलते हैं? राइट। तो ये शायद इसलिए हो सकता है क्योंकि वुडन स्ट्रक्चर्स रहे हो,
ठीक है। yes. और खंडर तो आपको बहुत सारे ऐसी भी, जैसे सीरी एक बड़ी महत्वपूर्ण कैपिटल सिटी हुआ करती थी अलाउद्दीन खिलजी की, जहाँ से अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमणों को रोकने के लिए उसे एक नई, आप कह सकते हैं कैपिटल सिटी के रूप में, 7 कैपिटल सिटीज में वो भी एक सिटी है, उसके भी आपको अवशेष नहीं मिलते। अवशेष तो आपको किलोखरी जो कैकुबाद ने बनाई थी उसके भी नहीं मिलते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिटीज या शहर कभी रहे ही नहीं हो दिल्ली में। कहा जाता है कि वहां पे 27 ऐसे टेम्पल थे उस प्लेस पे, जिसको तोड़ के वहां पे एक मॉस्क बनवाया गया था। तो ये योगमाया टेम्पल उसमें से एक था, उस 27 में से, कि वो बस रह गया किसी कारण से। इसमें ये कहा जाता है कि योगमाया टेम्पल की इतनी प्रसिद्धि थी उस समय दैट देयर वर 2 टेम्पल्स। तो अपना लिडल एक बड़ी इतिहासकार है जो दिल्ली पे काम करती हैं और उन्होंने कंजर्वेशन स्पेशलिस्ट भी हैं तो वो कहती हैं कि देयर वर 2 temples which were saved or which were not attacked. One was this Yogmaya temple and another was the Dadabadi Jain temple. That is also of 11th century. Okay. इन दोनों को क्योंकि ये मान्यता प्रधान थे और लोगों की बैकिंग थी इन पे, तो इन टेम्पल्स को नहीं तोड़ा गया दोनों को। जबकि ये मात्र 200 यार्ड की दूरी पे है योगमाया का टेम्पल। और क्योंकि हमें उस समय के ऐसा प्रमाण या ऐसी कोई वो टेक्स्ट नहीं मिलती है जिसमें योगमाया के मंदिर के बारे में पूरा ऐसे बताया गया हो कि यहाँ पे इस प्रकार की शिल्प कला थी या ऐसा यहाँ पे स्कल्पचर्स थे या कोई इस तरीके से मंदिर बना हुआ था, तो उसमें वी कैन नॉट बिकॉज वी डोंट फाइंड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट, सो वी कैन नॉट से with full authenticity and credibility that whether it was attacked or whether it was not, but this has been what has been given to us by scholars. बट हम लोग बहुत कम लोग, अभी भी दिल्ली में भी रहने वाले, फरीदाबाद में रहने वाले, नोएडा में रहने वाले बहुत कम लोग इस मंदिर के बारे में जानते हैं। और मंदिरों का तो हम सुनते हैं कि हाँ ठीक है, ये भी बहुत, कालका जी को भी कहते हैं काफी पुराना, बहुत मंदिर है और भीड़ भी ऐसी मिलती है। बट योग माया के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आई थिंक देखिए, ये जबकि ये मंदिर और ज्यादा प्रमुख तरीके से बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हो गया इन द 19th century एंड इट बिकेम अ टूल फॉर द मुगल एम्परर्स टू हैव गुड रिलेशंस विद द हिंदूज। हिंदू जो मासेस थे 1803 से 1857 तक जितने मंदिर दिल्ली में बने, शायद वो कभी ऐसा इतने मंदिर नहीं बने होंगे। और ये ब्रिटिश काल था, उस समय हिंदूज वर गिवन बेटर पोजीशंस इन द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसकी वजह से और जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिली उसकी वजह से बहुत सारे टेम्पल्स बने। तो और ये योगमाया का टेम्पल और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया उस समय। मुगल एम्परर्स मेड श्योर दैट दे कम टू दिस टेम्पल, दे पे देयर रेस्पेक्ट टू दिस टेम्पल बिकॉज बहुत सारे जो लोगों की श्रद्धा थी इस मंदिर में थी और वो उनको वो किसी भी प्रकार से वो ना करें, उनको डिस्कार्ड ना करें। तो दे मेड श्योर कि वो एक पर्टिकुलर फूल वालों की शहर, जिसके बारे में चर्चा करेंगे, फूल वालों की शहर, फेस्टिवल ऑफ द फ्लावर्स कहा जाता है कि उसको मुगलों ने, बहुत लोग बोलते हैं कि मुगलों ने ही उस फेस्टिवल को इतना पॉपुलराइज कर दिया। हाँ, लेकिन उसके पीछे धार्मिक कारणों से ज्यादा राजनीतिक कारण थे। फूल वालों की शहर किताब ही है जो 1930s में लिखी गई। तो उसमें वो कहते हैं कि ये जो पर्टिकुलर फूल वालों की शहर है, इट वाज स्टार्टेड विद बिकॉज ऑफ ए पर्टिकुलर क्वीन कॉल्ड मुमताज। ये जो थी, ये ड्यूरिंग द टाइम ऑफ आलमगीर II, शी हैड अ सन एंड शी वांटेड मिर्जा जहांगीर, दैट पर्टिकुलर, उनके जो बेटे का नाम था मिर्जा जहांगीर, और वो उसे चाहती थी कि वो थ्रोन पे बैठे। लेकिन जो बहादुर शाह जफर थे वो उससे बड़े थे। तो बहादुर शाह जफर, लेकिन ही डिड नॉट हैव अच्छे रिलेशंस नहीं थे इनके अपने पिता के साथ। लेकिन जो मिर्जा जहांगीर थे, ही वाज कंसिडर्ड ए ड्रंकर्ड एंड आउटस्पोकन पर्सन। ठीक है, तो उसकी वजह से उनकी कुछ ऐसी एक्टिविटीज थी जिनके कारण, एक तो ड्रंकर थे, आउटस्पोकन थे, दूसरा ब्रिटिश जो हुकूमत थी उस समय, रेजिडेंट जो हुआ करते थे, ही वाज द हाईएस्ट ऑफिशियल, ही वाज द वो रिप्रेजेंट करते थे ब्रिटिश राज को दिल्ली में। चार्ल्स सैतौ करके एक ऑफिशियल हुआ करते थे। वो वैसे तो बड़े अच्छे ऑफिसर थे, उनकी अच्छी बनती थी मुगलों के साथ, क्योंकि जो मुगलों की पावर थी वो उस समय लाल किले तक ही थी। लाल किले के 4 दीवारी के बाहर जो शाहजहानाबाद वाला पूरा शहर था, उसमें द पावर वुड बी हेल्ड बाय द ब्रिटिशर्स, इट वुड नॉट बी हेल्ड बाय उनकी लॉ एंड ऑर्डर, इट वाज नॉट अप टू द लुकआउट ऑफ दीज पीपल, द मुगल एम्परर्स। तो जब ये चीजें हुई तो चार्ल्स सैतौन को क्या है कि ही फायर्ड अ शॉट एट हिम। जब चार्ल्स सैतौन आ रहे थे मुगल अपने नौबत खाना ऐसे रेड फोर्ट में इनसे मिलने, तो ही फायर्ड अ शॉट एट हिम, जो कि बहुत बड़ी, भाई आप ब्रिटिश राज के रिप्रेजेंटेटिव हो और आपके ऊपर किसी ने गोली चला दी हो। तो इसके बाद उनको एज ए इम्प्रिजनमेंट ही वाज थ्रोन टू इलाहाबाद, दैट आप दिल्ली से एग्जाइल कर दिया गया। तो उसमें फिर मुमताज जो थी, उन्होंने कहा कि अगर मुझे, इफ माई सन
इफ यू कैन ब्रिंग हिम बैक। तो उन्होंने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से ये उनके लिए ये उनसे मन्नत मांगी कि मैं आपके वहां आके चद्दर चढ़ाऊंगी और मैं फूल आपके चढ़ाऊंगी अगर आप, इफ माई सन कम्स बैक। और ऐसा हुआ कि चार्ल्स शैतौन ने वो जो अपनी वो था जो एग्जाइल किया था उसे वापस ले लिया, उस डिसीजन को, एंड ही वाज एबल टू कम बैक टू दिल्ली। तो ये फूल वालों की सैर करके जो फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स है, ये कह सकते हैं कि दिस वाज द जेनेसिस, ये स्टार्टिंग पॉइंट है उसका। लेकिन बाद में जब मुगल एम्परर को ये समझ में आया कि यहाँ पे योग माया, क्योंकि जब वो आए वापस तो हिंदुओं ने भी बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट किया। आप देखेंगे 1803 के बाद जो हिंदू मुस्लिम रिलेशंस थे वो थोड़े से कम्युनल टेंशन्स तो थे, ऐसा नहीं है, दोनों की तरीके अलग अलग थे। लेकिन जो मुगल एम्परर्स थे वो थोड़े से दे वर ट्राइंग, बड़े पॉलिटिकली एक्सपीरियंट थे, राजनीतिक तरीके से बड़ा क्लेवरली वो प्ले कर रहे थे। तो जब उन्हें ये पता चला कि फूल वालों की सैर में अगर हम जोगमाया का मंदिर में भी अगर हम पंखा चढ़ाने लग जाएंगे, ये जो फूलों का पंखा हुआ करता था, आज भी अगर आप जाएंगे, क्योंकि ये आज भी सेलिब्रेट होता है फूल वालों की सैर। 1857 के बाद इसको थोड़े समय के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन इट वाज रीस्टार्टेड बाय इन द 1960s। तो आप देखेंगे कि आज भी वो पंखा चढ़ता है वहां पे। तो भादों के समय पे एक पूरा फेयर लगा करता था, लेकिन इसको सिर्फ एक धार्मिक तरीके से ना देखते हुए मुगल एम्परर्स की आप देखें तो इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ मुमताज। कुछ लोगों को लगता है कि जोगमाया हैड कम इनटू द ड्रीम ऑफ दिस पर्टिकुलर वुमन मुमताज, एंड देन जब उनकी पूरी हो गई मन्नत तो उन्होंने इसलिए जोगमाया के टेंपल में, स्टोरी है क्या? हाँ, ये भी एक मान्यता है। बट जब हम वो पढ़ते हैं जो टेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ, तो उस टेक्स्ट में ऐसा नहीं है। उस टेक्स्ट में कहा गया कि पहले कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के वहां चद्दर चढ़ाई जाती थी, फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे 1812 के बाद ग्रेजुअली जोगमाया के वहां भी, लेकिन फिर उसके बाद लगातार वो जाते थे। ये पर्टिकुलर फेस्टिवल होता था, फेयर होता था, धीरे धीरे इस फेस्टिवल्स में बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेशन करना शुरू कर दिया, एंड इट सिग्निफाइड अ सिविलाइजेशनल इथोस। कि देखिए ये शायद मुगल इसलिए भी कर रहे थे क्योंकि ये मुगल सत्ता के पतन का काल था, तो दे वांटेड टू शो टू द ब्रिटिश कि देखिए हम भी उतने ही, देखिए आज भी हमारे साथ लोग हैं। इसलिए वो एक हिंदू मुस्लिम यूनिटी को एक एमिकेबल वो चाह रहे थे दिखाना उस समय। स्ट्रेटेजिक मूव भी था, एंड दे वर ट्राइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ इट। मुगल एम्परर्स थे, they was trying to take advantage। कहा जाता है कि इनके लिए भी, तोमर और चौहान वंश के लिए भी ये मंदिर ने काफी स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल रोल प्ले किया है। तोमर राजवंश के बारे में बात करेंगे तो तोमरों ने, कहा जाता है कि 736 AD में अपने आप को दिल्ली सूरजकुंड वाले एरिया में, अनंतपुर वाले एरिया में एस्टैब्लिश कर दिया। फिर उसके बाद अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जोगमाया उनकी वो भी है, कुल देवी भी है तोमरों की। लालकोट का जो वर्णन मैंने आपके साथ किया था, विच वाज बिल्ड बाय आनंदपाल तोमर 2 1050 में, उसके इर्द गिर्द, उस समय के इर्द गिर्द उन्होंने भी शायद ये मंदिर उस समय भी रहा होगा यहाँ पे। जैसे अब अगर आप असार-उस-सनादिद पढ़े, अब क्या कहा जाता है कि असार-उस-सनादिद में कुछ ऐसे फ्रैगमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जिनकी वजह से उस पूरी टेक्स्ट को वो कर दिया जाता है कि नहीं, मान्यता उसको इतनी नहीं दी जाती। लेकिन मुझे लगता है कि इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, क्योंकि वो बहुत ही उस तरीके से लिखी गई, उसमें बहुत क्रेडिबिलिटी है उसमें, अकॉर्डिंग टू द इंस्क्रिप्शंस जो मिली उन्हें सैयद अहमद खान को, और उसकी सारी पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन भी दी हुई है। तो आप देखेंगे कि जो लालकोट जब बनाया तो ये लालकोट की 4 दीवारी में था। अब आप ये कह सकते हैं कि ये टेम्पल शायद उस समय भी रहा होगा। स्ट्रैटेजिकली इसका आप ये कह सकते हैं, बिकॉज जो लालकोट था और फिर उसका मंदिर यहाँ पे जो ये था कि भाई इट वाज मुस्लिम जो आक्रमण हो रहे थे बार बार, शायद उनको रोकने के लिए, जो मैंने पहले भी बताया, शायद लालकोट में बनाया, और योगमाया उसका एक पार्ट रही होगी। और कुल देवियों का ये रहा है कि जब भी किसी राजा को अपनी किंगली अथॉरिटी को जस्टिफाई करना हो तो उन्हें एक डीटी की जरूरत पड़ती है। तो ये जो आप कितने भी सारे राजपूत जितने भी हाउसेज है, रॉयल्टीज है, उनको आप देख लीजिए, दे वुड ऑलवेज हैव अ डीटी, क्योंकि वो शक्ति का प्रमाण है। सो दे वुड ऑलवेज नीड दैट डीटी टू नॉट जस्ट वर्शिप बट ऑल्सो टू बिकम अथॉरिटेरियन रूलर्स ऑफ दैट एरिया। क्योंकि गुर्जर प्रतिहारा रूल के अंत के बाद जब पतन हुआ तो द तोमर्स बिकेम वेरी दे बिकेम इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र भी हो गए, एंड दे बिकेम वेरी पावरफुल आल्सो इन एंड अराउंड द एरियाज ऑफ हरियाणा एंड दिल्ली। बोथ दीज एरिया दे वर वेरी पावरफुल। योगमाया के और ऐसे टेम्पल कहीं और मिलते हैं? नॉर्दर्न इंडिया यू डू फाइंड इट इन, लाइक यू नो, इट इज इन मध्य प्रदेश। देन देयर इज अ टेम्पल इन दिल्ली आल्सो, इन ओल्ड दिल्ली। कटरा नील के पास एक योगमाया का और मंदिर है, जिसके जो एक हेरिटेज बिल्डिंग है, जो शायद 18वीं शताब्दी में या 19वीं शताब्दी में ही बना हुआ है, वो भी एक मंदिर है।
उसके अलावा यू डू नॉट फाइंड अ लॉट ऑफ दीज टेम्पल्स इन एंड अराउंड दिल्ली. सो दिस टेम्पल, दैट्स द रीजन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसके बारे में हम थोड़ा और इस प्रकार से जिक्र करें, क्योंकि जैसे एक घेंट यूनिवर्सिटी जो बेल्जियम में है, वहां पे एक स्कॉलर है ईवा डी क्लर्क करके. तो उन्होंने, अब इसमें ये भी आ जाता है कि जो अपभ्रंश जो साहित्य है उसके ऊपर जो जैन साहित्य जिसको कहते हैं, जिसमें लिखा गया जिस भाषा में, उस पे ज्यादा इतिहासकारों ने फोकस नहीं किया 9वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक. मोस्टली जो आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है वो है फारसी और अरबी सोर्सेस, राइट. उसके बेसिस पे इतिहास लिखा गया. तो एक नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन जो लार्ज सेगमेंट था वो तो आपको कभी यू नेवर केम टू नो अबाउट. आपने पूरा एक तरफ का इतिहास लिख दिया. ये तो बहुत सारे रिविजन स्कॉलर्स हैं, ये मेरा मानना नहीं है, पहले से चला आ रहा है. ये ऐसा नहीं है कि अभी ये हिस्ट्री रीराइटिंग का प्रोसेस या हिस्टोरिकल ऐसे मार्जिन पे जो चीजें थी या जो नई चीजें थी दे हैव बिकम अ पार्ट ऑफ हिस्टोरिकल राइटिंग. ये कुछ समय से चल रहा है कि प्री सल्तनत दिल्ली के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए. उस समय जो तोमर वंश है या उस समय चौहान्स हैं, जब उन्होंने कुछ समय तक यहाँ पे रूल किया तो उस समय कैसी स्थिति थी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर था उस हिसाब से. तो जब आप ये एवा डी क्लर्क हैं, उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी कि जो प्रवासन, बहुत सारे लोग जो जैन अग्रवाल से, दे वर माइग्रेटिंग टू ग्वालियर एंड डिफरेंट एरियाज इन एंड अराउंड 1398 जब तैमूर का आक्रमण हुआ. और वो जो तैमूर का आक्रमण था, तैमूर खुद अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं, वो खुद गिल्टी फील करते हैं उस आक्रमण के लिए, क्योंकि वो अपने सोल्जर्स को समझा नहीं सके और कंट्रोल नहीं कर सके और बहुत ज्यादा लूट हुई उस समय दिल्ली में. उस आक्रमण के बाद कहते हैं कि बहुत सारे लोगों ने माइग्रेट कर लिया डिफरेंट एरियाज में. और एक जगह जो थी जहाँ पे ज्यादा माइग्रेट किया उन्होंने, वो थी ग्वालियर, जहाँ पे तोमर वंश राजपूत रूल कर रहे थे. तोमर वंश वहां भी रूल कर रहा था. अब दो चीजें इससे होती हैं कि शायद तोमर वंश यहाँ था तो वहां भी शायद इन्होंने एस्टैब्लिश किया अपनी डायनेसिटी को. और जो वहां पे अग्रवाल जो गए, जितने भी जैन गए, उन्होंने अपनी प्रशस्ति लेखन का हम लोग ये सोचते हैं कि बस बड़ा चढ़ा के उसमें लिख दिया, क्योंकि प्रशस्ति का मतलब वही होता है. लेकिन उसमें बहुत सारी वंशावलियां उसमें हैं. उन वंशावलियों का जब ईवा डी क्लर्क ने जब उनकी स्टडी करी, उन वंशावलियों में उन्हें बार बार योगनीपुर का नाम का जिक्र मिला. जो संरक्षक जिन्होंने प्रदान किया, भाई जो लेखक थे उनको संरक्षण कोई प्रदान करता है, कोई संरक्षक होता है, पेट्रोनेज देता है उन्हें. तो जो पेट्रोनेज दे रहे थे उन्हें, वो लोग ये कह रहे थे कि हमारे जो पूर्वज है, एंसेस्टर्स हैं, दे हैव ऑल माइग्रेटेड फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्लेस कॉल्ड योगनीपुर. नाउ दैट एस्टैब्लिशेस एस्टैब्लिश करने के लिए हमें हेल्पफुल होता है that how the Yogmaya temple and the worship of the Yoginis, let's take them together, played an important role in Delhi at that point of time, and that resulted into Delhi, before it being called Delhi, becoming famous as Yognipur. वो बड़ा महत्वपूर्ण है हमारे लिए जानकारी ईवा डी क्लर्क की. ओके. अच्छा, ये जो मंदिर हम देखते हैं अभी, जो स्ट्रक्चर हम देख पा रहे हैं, ये रिकंस्ट्रक्शन हुआ है इसका कि वो वही वाला पुराना खड़ा है? नहीं, इसमें रिकंस्ट्रक्शन हुआ है. इसीलिए कहते हैं 1827 में जो मैंने सदमल का आपको बताया था. एंड आप इस पे ये जानकारी या इंटरेस्टिंग होगी कि ही वाज एन एम्प्लॉय ऑफ द मुगल एम्परर. तो आप ये समझिए कि आपको इनडायरेक्टली ही वाज इन्वॉल्व्ड इन इट. नहीं तो आप कैसे टेम्पल बना पाते. तो आप ये देख सकते हैं कि वो राजनीतिक वाला जो मैं पॉलिटिकल. और पहले देखिए, अब ये इट्स वेरी डिफिकल्ट टू नो विद द हेल्प ऑफ, क्योंकि कोई भी आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस यहाँ पे हुए नहीं है उस प्रकार के. इन एंड अराउंड द एरियाज के हुए हैं, लालकोट के एरियाज पे हुए हैं, जहाँ पे आपको साक्ष्य मिलते हैं फ्रॉम 8th 9th सेंचुरी 10th सेंचुरी एडी के आपको साक्ष्य मिलते हैं, जब तोमर वंश रूल कर रहा था. लेकिन इस मंदिर के उस प्रकार से साहित्य में तो इसकी चर्चा हो रखी है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, बट पुरातात्विक आपको शायद आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आपको इस मंदिर के उतने नहीं मिलते हैं, क्योंकि रेगुलरली इसको उस तरीके से एक्सपैंड किया गया. ठीक है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि हेमू ने इसमें रोल प्ले किया था इन द 16th सेंचुरी, जिन्होंने विक्रमादित्य का टाइटल लिया. एंड ही वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सूरीज. जब एंड कहते हैं कि यू कुड हैव वन द बैटल, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, इट वाज जस्ट दैट arrow hit his eye, so he was not able to continue the battle. So he had become very powerful, and he had taken over Delhi in 1555, and it is said that he was the one who had contributed to the construction of this temple. और कुछ लोग कहते हैं कि औरंगजेब के समय में भी कुछ एडिशंस किए गए इस टेम्पल में. कुछ कहते हैं कि he tried to convert it into a mosque, क्योंकि यहाँ की अगर आप स्थापत्य कला वो देखें, आर्किटेक्चरल स्टाइल देखें, तो
एक जो इसमें भंडार गृह है, इस मंदिर से जुड़ा हुआ भंडार गृह है, वो जिस तरीके से बना हुआ है एक बड़ी अलग तरीके से, वो एक मॉस्क या मस्जिद की तरीके से, मस्जिद नुमा तरीके से उसे, लेकिन उसका कंस्ट्रक्शन बीच में ही रोकना पड़ा औरंगजेब को, ये कहा जाता है। अब ये पॉपुलर मेमोरी का पार्ट है, मुझे इसका कोई ऐसा हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं मिला दैट ही डिड वांट टू कन्वर्ट इट, लेकिन जैसा मैंने पहले आपको बोला कि जो सुल्तनत के समय जो आक्रमण हुए, शायद उस समय भी इसीलिए इन दो मंदिरों को, क्योंकि जैन मर्चेंट्स प्लेड अ वेरी इन्फ्लुएंशियल रोल एज द फाइनेंसियर्स, सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी एम्परर टू गो अगेंस्ट देम। दैट वाज वन रीजन। ऑल्सो जो तो पब्लिक मान्यता होगी, जो जनमानस की जो फीलिंग्स होंगी, वो शायद इन दोनों टेम्पल से जुड़ी हुई होंगी, इसलिए औरंगजेब ने भी शायद इस टेम्पल को desecrate या destroy, as in he did not want to do that. Right. अभी हम दो शब्द बार बार यूज कर रहे हैं, ये एक योगिनी और एक योग माया। योग माया जितना मैं समझ पा रही हूँ कि ठीक है, फिर वो आम जन के लिए था, एक डीटी के रूप में फेमस थी एंड ऑल, बट जो योगिनी है वो तंत्रास में ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ये योगिनी तंत्र साधना में कहाँ से शुरू हुई, क्या है इसका, अगर आपने, अब जैसे 5th to 6th सेंचुरी कहते हैं इसे, दैट इज द टाइम व्हेन दिस योगिनी वर्शिप, जो योगिक प्रैक्टिसेस से, या जिसको कहते हैं कि सेमी डिवाइन एक या तंत्र विद्या में जो महारत हासिल है उनको, ये उस समय से ये महत्वपूर्ण एक कल्ट के रूप में डेवलप होता है इंडिया में, और फिर अलग अलग जगहों पे इसका प्रभाव पड़ता है। एंड देवर कंसिडर्ड जैसे एक मातृका कल्ट था पहले, इससे पहले, और इनको कहते हैं कि ग्राम देवियों के रूप में पूजा जाता था पहले, लोकल गॉडेस वर्शिप एज ए लोकल गॉडेसेस वर्शिप करा जाता था उन्हें। एंड ये भी कहा जाता है कि देवर अ पार्ट ऑफ द ट्राइबल एलिमेंट ऑल्सो, दैट ट्राइबल वर्शिप जो होती थी, एंड दैट इज वाई इसमें तंत्र का बड़ा एलिमेंट मिलता है आपको, यू फाइंड। क्योंकि अब अगर आप योग माया का टेम्पल देखें, तो योग माया के टेम्पल में आप किसी भी प्रकार के वायलेंट एक्टिविटी से एसोसिएट नहीं करेंगे, उसमें किसी भी प्रकार का ऐसी कोई वायलेंट एक्टिविटीज, बहुत ही पीसफुल है वो। लेकिन जो ये योगनीज हैं, दे आर रिलेटेड टू सम सॉर्ट ऑफ अग्रेसिव शक्ति ऑल्सो, उसका भी रूप है एक पूरी तरीके से। तो उस समय से लेके दे स्टार्टेड बिकमिंग फेमस, और बुद्धिज्म में भी इनका रोल है कहीं ना कहीं, not just in Hinduism, but in Buddhism also you find their role. Okay. That these yoginis played some sort of role and they were worshipped by some of the people and all in Buddhism also. और इनका जो सबसे इनकी प्रसिद्धि का जो दौर था, when they became very popular, it was from 8th century to 12th century. That was the time when yogini worship became very popular. ASI ने इसको किसी तरह का कोई मान्यता दी है अभी तक कि नहीं इस मंदिर को? देखिए, ASI के जो एक्ट्स हैं, which are related to preservation and conservation of antiquities, और जितनी भी एक्ट्स हैं, वो 2-4 चीजों को इसमें रखते हैं कि जो टेम्पल्स होते हैं उनमें उस तरीके की एक फ्रोजननेस होनी चाहिए। उसमें बार बार अगर आप उसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के थ्रू अगर गुजर रहा है, देन दे डोंट, फ्रोजन रूइंस कहते हैं उन्हें, एक जगह पे खंडर नुमा अगर है वो, देन दे टेक अप द एक्टिविटी ऑफ कंजर्विंग इट एंड प्रिजर्विंग इट इन दैट शेप एंड इन दैट कंडीशन। ये जो टेम्पल है, क्योंकि ये एक लिविंग एंटिटी के रूप में दैट इट इज। वैसे तो और भी बहुत टेम्पल्स हैं, बृहदेश्वरा का टेम्पल है विच इज कंसिडर्ड ASI मॉन्यूमेंट, विच इज अ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, बट ये जो टेम्पल है, क्योंकि इसमें बार बार ऐसे होता रहा अलग अलग तरीकों से, तो कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिला ASI को which they could take up as as a sort of conserving it or as heritage conservation. So that became one of the reasons for not taking it up. Okay, not taking this particular temple under the protected monuments, क्योंकि freely you have to allow people to go there. You cannot stop them. So that became a reason. Otherwise, ASI would always try to protect it and conserve it in a certain sense where you are not allowed easily. इस ऐसे कुछ मंदिरों में आप इस प्रकार की चीजें नहीं कर सकते, शायद इसलिए। और क्योंकि चेंज हुआ 1827 में, उसके पहले 16th सेंचुरी में जो मैंने आपको बताया हेमू के समय, उस समय क्योंकि इसमें एडिशंस किए गए, तो दैट आल्सो बिकेम हेरिटेज है ये। दिस इज इट कम्स अंडर द हेरिटेज बिल्डिंग लिस्ट ऑफ दिल्ली, उसमें कोई दो राय नहीं है, इट डज कम, बट ASI प्रोटेक्ट नहीं करती है इसे। अब योग माया जो मैं समझ पा रही हूँ, माया तो हम समझ रहे एक तरह का सामने एक इल्यूजन क्रिएट कर देना, इसकी पूजा महाभारत टाइम पे हो रही है, युधिष्ठिर कर रहे हैं, आगे तोमर वंश में भी वो हुआ है, मुगलों तक रहा है। कहाँ से ये योग माया ट्रेडिशन से धीरे धीरे हटती चली गई रेगुलर प्रैक्टिसेस से? आई थिंक इसमें जो 1857 की क्रांति है, अगर आप दिल्ली के संदर्भ में पूछें, क्योंकि स्कूल वालों की जो सैर जो मैंने फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स का, उस समय तो इट हैड बिकम वेरी फेमस,
उस समय तो आप कह सकते हैं पीक ऑफ पॉपुलैरिटी कह सकते हैं आप दिस पर्टिकुलर टेम्पल, क्योंकि जनमानस की बहुत भावनाएं जुड़ी हुई थी इस टेम्पल से। पीपल जो फेस्टिवल होता था उस समय बहुत ज्यादा पॉपुलेशन में, बहुत सारे, ऐसा कहा जाता है कि मुगल जो एम्परर था वो कुछ दिनों के लिए मैरोली में अपने आप सेटअप कर लेते थे वो अपने आप को, और बहुत सारे लोग यहाँ आते थे। और इस मंदिर भी एक कारण था बहुत बड़ा, यहाँ पे पंखा चढ़ाया जाता था, और मुगल एम्परर्स भी इसे महत्व दे रहे हैं, जनमानस में तो है ही। तो ये 1857 की क्रांति के बाद जो ब्रिटिश वापस जो अत्याचार हुए, जिसमें बहुत सारे लोगों को माइग्रेट करना पड़ा दिल्ली से, उस समय मुझे लगता है कि एक डिप आया। There was a dip in the popularity of this temple. However, it started gaining the popularity after independence again. और ये भी है कि जब नई दिल्ली बनी तो नई दिल्ली में ब्रिटिशर्स ने जो ओल्ड दिल्ली था या ओल्ड दिल्ली के आउटर दिल्ली में भी जो जगहें थी उन पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दैट कुड ऑल्सो बी रीजन कि दैट वाज द टाइम व्हेन एरिया सच एज जो पुराना किला वाला एक जो मैं इंद्रप्रस्थ के बारे में आप बात कर रहा था, जयसिंहपुरा वाला एक एरिया हुआ करता था, इन सबको क्लियर कर दिया गया 1911 में। When the capital was shifted, कलकत्ता से दिल्ली जब स्थानांतरित करी कैपिटल इन्होंने, तो इन सारे एरियाज को इन्होंने क्लियर कर दिया। अब जो इंद्रपथ का मैं आपको जिक्र बता रहा था, बिकॉज इट इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, वहां पे एक जगह हुआ करती थी, क्योंकि पुराने किले के अंदर लोग रहा करते थे, उसे कहते थे इंद्र का खेड़ा, और इंद्रपथ भी कहते थे उसे। और वो जो पॉपुलर मेमोरी है उसकी वजह से वहां एक्सकवेशंस हुए। आप देखेंगे कि जो 1955 में बीबी लाल ने, और फिर बाद में बीबी लाल और बीके थापर, ये बड़े नाम है आर्कियोलॉजी में, इन सारे लोगों ने वहां पे एक्सकवेशन किए ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलर मेमोरी। लेकिन और योगमाया के टेम्पल भी शायद उसी से संबंधित है। उन दोनों चीजों को हमें एक दूसरे से, क्योंकि दोनों का जिक्र कहीं ना कहीं इट इज रिलेटेड टू के युधिष्ठिर इज मेकिंग दिस पर्टिकुलर टेम्पल एंड युधिष्ठिर इज द वन हु फाउंडेड द सिटी ऑफ इंद्रप्रस्थ एंड प्रोबेबली देयर इज सम कनेक्शन बिटवीन देम। और यहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर पेंटेड ग्रेवेयर करके एक पर्टिकुलर मृदभांड होते हैं, एक पर्टिकुलर तरीके के बर्तन होते हैं, जो जिनको हम डेटिंग करते हैं, जिनकी 1000 BC से। महाभारत को कहते हैं कुछ लोग कि दिस इज द टाइम व्हेन महाभारत हैपेंड। नाउ व्हेन यू फाइंड दिस पेंटेड ग्रेवेयर नॉट जस्ट इन दिल्ली बट देयर आर 4-5 एरियाज इन एंड अराउंड। तिलप्रस्थ करके एक जगह है। अब ये जो तिलप्रस्थ है, इसका जिक्र आपको मिलता है इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस में। एक इंस्क्रिप्शन है बड़ी इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको बताना चाहूंगा, पालम बावली इंस्क्रिप्शन का। पालम बावली इंस्क्रिप्शन, वो है 1276 की, 1276 AD की। उसमें आपको इंद्रप्रस्थ नाम मिलता है, उसमें आपको हरियाणा का नाम मिलता है, उसमें आपको दिल्ली का नाम मिलता है, और उसमें आपको योगनीपुर का नाम मिलता है। अच्छा, दिल्ली भी मिलता है, दिल्ली भी मिलता है, हाँ। और वो कहते हैं इन द रिनोड सिटी ऑफ श्री योगनीपुरे दिल्लीपुरे, मींस इन द रिनोड सिटी व्हिच इज आल्सो नोन एज दिल्ली। तो प्रोबेबली, और ये जो जिन खरतार पट्टावलीज है, खरतारगच पट्टावलीज होती हैं बहुत सारी, और ये जो तीर्थंकरों ने अपनी अपनी प्रशस्तियां लिखी, उन सारों में योगनीपुर का नाम मिलता है। तोमर वंश में एक रूलर हुआ करते थे मदन पाल करके, ही वाज द वन उस समय में, वो जिन पाल ने जो लिखी खरतार गच्छावली, उसमें ये जिक्र मिलता है कि ही वाज द रूलर ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस कॉल्ड योगनीपुर। अगेन ही इज कनेक्टिंग इट टू द तोमर वंश एंड द तोमर वंश की। तो ये जब आप चारों इतने एविडेंस आपको मिल रहे हैं, इंस्क्रिप्शनल एविडेंस मिल रहे हैं आपको, उसके बाद आपको साहित्य में आपको इसका जिक्र मिल रहा है, पॉपुलर मेमोरी में आपको इसका कहीं से कहीं तक ज्योग्राफिकल एरिया का भी वो है क्या कि योगनीपुर अगर था तो वो ज्योग्राफी में कहां से कहां तक था? ये कहा जाता है एक पर्टिकुलर इंस्क्रिप्शन, एक पर्टिकुलर जो मैं आपको बता रहा था प्रशस्ति में, उसमें ये कहा गया है कि योगनीपुर है, इट इज अ सिटी ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ इट इज हिसार, towards the west of it is Hisar. So Hisar is towards the west of it, and Hisar was probably 1354 में it was founded by Firoz Shah Tughlaq. लेकिन हमारे लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि देन योगनीपुर की जो जोग्राफिकल लोकेशन वो इन एंड अराउंड दिल्ली है। इंद्रप्रस्थ को प्रतिगण के रूप में मेंशन किया गया कुछ इंस्क्रिप्शंस में एज अ डिस्ट्रिक्ट। प्रॉब्ली योगनीपुर वाज अ पार्ट ऑफ इट एक समय पे, और शायद एक जगह के 2 से अधिक नाम भी हो सकते हैं। तो probably when Jains were, because it was a very important pilgrimage center also for them, जो दादाबाड़ी मंदिर है, बहुत सारे जैन दिगंबर जो सेंट्स थे वो यहाँ आते थे, तो for them it became a very important pilgrimage center because of जैन मंदिर। और जो आपने कहा 27 मंदिर जो तोड़े गए, शायद ऐसा हो सकता है बिकॉज वहां मूर्ति नहीं है, इट इज ओनली ए पिंड इन योगमाया जिसको वर्शिप किया जाता है, तो that could be a reason that it was not destroyed. बहुत लोगों से जब बात करो तो समझ आता है कि
हिस्ट्री में हमें जिस तरह के एविडेंस मिले हैं वो ये बताते हैं कि हमारे जो पहले के लोग थे, जो आज हम लोग पेट्रियार्कल उसमें जी रहे हैं, वो ज्यादा उधर की तरफ था, मातृ की तरफ था। तो वो क्या है? हाँ नहीं, अगर आप इसमें देखें ना इटसेल्फ, जैसे जितनी भी परंपराएं रही हैं, लोकल गॉडेसेस जो वर्शिप रही हैं, दे हैव बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे। बट और तंत्र भी बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट रहा है। लेकिन हमने क्या किया कि तंत्र को जैसे ही इस्लामिक आक्रमण हुए, हमने वो जो तंत्र, क्योंकि आप अगर हिंदुइज्म की बात करें, इन ऑर्डर टू शो इट एज ए मेलोड वर्जन, और जो वैष्णव संप्रदाय का प्रभाव रहा भारतीय मानसिकता पे, इसलिए वो जो तंत्र का प्रभाव था उसे कम। और ये जो आप बात कर रही हैं मातृकाज और योगनीस की, दे आर अ पार्ट ऑफ दैट तांत्रिक डिस्कोर्स। तो इनको जानबूझकर, जबकि कहा जाता है कि तांत्रिक डिस्कोर्स फ्रॉम द 8 अंटिल द 14th-15th सेंचुरी, जो कि भक्ति मूवमेंट का बड़ा काल है, उस समय तक, क्योंकि वैष्णविज्म का अगर आप कहें तो उसका उदय आप कह सकते हैं 17वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी में वैष्णविज्म बिकेम वेरी पॉपुलर, इट इज स्टिल वेरी पॉपुलर। उसके पहले तंत्र वाज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, एंड प्रोबब्ली दीज गॉडेसेस वर ऑल रिलेटेड टू दैट। ओके, एंड दैट्स व्हाई प्रोबब्ली आफ्टर द कमिंग ऑफ वैष्णविज्म थोड़ा सा मेलो डाउन वर्जन आपको प्रस्तुत किया गया, व्हिच वाज मोर पीसफुल, व्हिच कुड मेक सेंस टू यू, right, you know, which could make sense to common man, right, probably, and that became a reason that the worship of these Shakti, you know, जिनकी एक समय पे इतनी ज्यादा उपासना होती थी, they were considered a very important part of you know, all the different ways of worshipping in Hinduism. They got a थोड़ा सा seat, एक होते हैं ना, they got a setback because of that, आप कह सकते हैं, because of the tantric tradition not getting a lot of importance, Vaishnavism coming in, and because of them being a part of the tantric right, वो वर्शिपिंग मेथड। तो इसकी वजह से शायद उनको इतना, जो आप कह रही हैं कि हाँ, पितृ सत्तात्मक जो सोच yes, थी, हाँ, वो कह सकते हैं आप, उसकी वजह से उनको इतना नहीं लिखा गया उनके बारे में चर्चा नहीं करी गई। और जो तंत्र को हम आजकल समझते भी हैं, तो हम लोग एक नेगेटिव छवि, तंत्र सुनते ही हमारे माइंड में जितना नेगेटिव हो सकता है ना, वो चला आता है। हम तंत्र को उस तरीके से, जैसे अभी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, योगिनीज हैं डिफरेंट, अब हम जो तंत्र समझते हैं वो हम यही समझते हैं किसी का बुरा कराना है, किसी का कुछ करना है, जबकि गोरखनाथ जैसे लोगों को पढ़ने से समझ आता है कि तंत्र इन सब से कहीं ऊपर की चीज है। दो चीज, एक तो योगिक प्रैक्टिसेस एंड मेडिटेशन, ये जो दोनों चीजें हैं, और आप how can you establish control on yourself? That could also be कि आप अपने ही में ब्रह्म का एक देख रहे हैं, there is no duality, राइट, तो शायद उसका भी हमारे यहाँ हमेशा से यही चला, there is no duality, हम एक हैं। हाँ, तो शायद probably that could also be methodologically जो नाथ योगीज थे और ये थे, they wanted to create a sect for themselves also, right, क्योंकि इस्लामिक इन्वेजन्स के बाद हमारे ऊपर यहाँ बहुत खतरा आ गया था कि large number of people were thinking that if you do not establish your own identity, तो शायद वो asceticism जो है, जो मटीरियलिज्म के बिल्कुल अगेंस्ट चले जाना, शायद वो इसलिए भी आया, ठीक है, क्योंकि there was a large number of people who were not able to, जो कहते हैं ना कि मोक्ष की प्राप्ति जो थी, वो शायद वो भक्ति मार्ग की जो हुआ, बिकॉज ऑफ दैट दे, जो नाथ योगीज थे उनके पहले, क्योंकि आप देखेंगे भक्ति के ऊपर भी बहुत प्रभाव है नाथ योगी, हाँ, वो ये कह रहे हैं कि आपको किसी भी व्यक्ति की जरूरत नहीं है, आप कंप्लीट सरेंडर से भी भक्ति मार्ग कर सकते हैं। तो ये जितनी भी सारी चीजें हैं, तंत्र हो गया, भक्ति उसमें, क्योंकि आप कबीर पे भी देखेंगे कि नाथ योगियों का कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रभाव है, जो कि बड़ा कम लोगों को जानकारी मिलती है। तो जो तांत्रिक जो व्यवस्था थी उसका लगातार प्रभाव रहा, और जो बाद में रॉयल्टीज आई, दे ऑलवेज हैड, ये जो डीटीज का मैंने आपको बताया, उन्होंने दे प्लेड ए वेरी, भले जयपुर घराना हो या रॉयल द राठौर्स ऑफ जोधपुर, उन सब लोगों ने दे गेव अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू फीमेल डीटीज। जब मैंने भी पढ़ा था कबीर के बारे में कि वो उनके ऊपर तंत्र जैसी, जो एक भक्ति को इतना लेके चल रहे हैं और तंत्र जैसी चीज़ों का फर्क है, तो वो एक बड़ा अच्छा उनका दोहा था कि कबीरदास की उल्टी वाणी, बरसे कंबल भीगे पानी। तो कि कैसे उन्होंने चक्रास के इंटरनल जो सिस्टम थे उसको उस तरीके से उन्होंने बताया था। योग माया टेम्पल के बारे में अभी हमारी, मतलब अगर हम एज एन इंडियन पूरा ये समझने के बाद आगे की राह देखें, तो आपको क्या लगता है एज ए हिस्टोरियन कि क्या हमें करना चाहिए इसके बारे में, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को समझें? मुझे लगता है कि माध्यम बनना चाहिए ऐसे टेम्पल्स के, हाउ इम्पोर्टेंट एंड हाउ कल्चरली दे आर, संस्कृति के बहुत बड़े सिंबल्स हैं, प्रतीक हैं, नए भारत और पुराने भारत के प्रतीक के रूप में देखना चाहिए हमें। जो हमारी चिंतन की जो धारा है, विकास, जो भारत के जीवन का विकास है और जो चिंतन की धारा है, वो इन सब में प्रतिबिंबित है, कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करती है ये उसको।
और अविश्वसनीय तरीके से, और आप इतनी कल्पना ही नहीं कर सकते, इतने पुराने भी मंदिर हैं हमारे आसपास। और दिल्ली तो स्पेसिफिकली अगर आप कहें तो इट इज अ प्लेस जहाँ पे खंडर आपसे बात करने को दौड़ते हैं। राइट। और जितनी शायद दिल्ली में जितने शहर बसे और उजड़े हैं वो शायद, लेकिन उसके बाद भी जब ऐसे मंदिर आपसे लगातार रहे हैं वहाँ पे मौजूद, तो ये उनका महत्व भी है। दे शुड बी, एक होलसमली उन्हें देखा जाना चाहिए कि वो एक कल्चरल सिंबल भी हैं, वो एक रिलीजियस सिंबल भी हैं, वो एक सभ्यता के प्रमाण भी हैं। शायद जब हम ये सारी सिविलाइजेशनल एथोस से रिलेटेड जब हम इन टेम्पल्स को देखने लग जाएंगे तो वी वुड बी मोर कि आपकी जो हेरिटेज है वो कहीं ना कहीं समाहित है इन टेम्पल्स में। ठीक है, इट इज नॉट जस्ट अ प्लेस, क्योंकि कहते हैं ना कि इट इज नॉट जस्ट अ प्लेस वेयर यू कैन गो एंड worship and just that's all. Right. It has more to do with it. वो कितनी अच्छी बात थी कि मुगल्स ने किया, ठीक है, यस, बट वो किया क्यों, ये अगर समझने जाए तो इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अब आप अगर पढ़ेंगे नहीं तो आपको लगेगा कि इट वाज ऑल डन बिकॉज ऑफ कम्युनल हार्मोनी रिलेशनशिप्स। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि उस समय भी काउ स्लॉटर के ऊपर प्रॉब्लम्स होती थी। 19th सेंचुरी में भी यू विल सी दैट it was आप ये जान के इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ड्यूरिंग द अदर देन द ईद उल उजा जो जब सैक्रिफाइस होता है, द मुस्लिम्स वर नॉट अलाउड टू स्लॉटर एनी एनिमल विद इन द वॉल्स ऑफ द सिटी उस टाइम पे। हाँ बिल्कुल। और आप देखिए ये कैसे हो सकता है, राइट, वही शासक है। हाँ, ओनली एंड ओनली बिकॉज दे न्यू दैट इफ यू डू नॉट टेक देम टुगेदर देन इट वुड बी वेरी प्रॉब्लमेटिक। लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम्स भी उस समय के द पीपल यूज्ड टू कट एनिमल्स एंड देवर काउ स्लॉटर्स जो थी उनको प्रोहिबिशन जो था उनको हटा दिया गया कुछ समय के लिए, तो टेंशन्स तो थी। तो इट वाज ऑल डन विद पॉलिटिकल प्रूडेंसी कह सकते हैं। जो राजनीतिक जो सोच थी उस समय मुगल एम्परर्स की, उन्होंने उस तरीके से उसे कुल मिला के काउ स्लॉटर को लेके हम कब से लड़ रहे हैं। तो आपको तो मिलेगा, इसके जिक्र मिलेंगे। बहादुर शाह जफर ने तो इसको प्रोहिबिट भी किया, एंड इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मुगल रूलर्स वर वेरी अवेयर अबाउट इट कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटिमेंट अमंग द हिंदू मासेस। ये कोई ऐसा सेंटिमेंट नहीं है जो क्रिएशन है 20th सेंचुरी की। इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि दिस हैज बीन गोइंग ऑन फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ। राइट, वो ब्रह्म पुराण और विष्णु पुराण में जो पूरा जिक्र है उसमें एक गाय की इंपॉर्टेंस जो है कि कैसे राजा पृथु ने उसकी पूंछ पकड़ी, उससे पूरे संसार का वो हुआ, तो वो वहीं से समझ आ रहा है। आपकी जो कलेक्टिव मेमोरी है, राइट, जो आपकी स्मृतियां हैं, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है टू एक्सप्रेस योरसेल्फ इन सम सॉर्ट ऑफ रिलीजन। सो आप जब सब आप इनको देखते हैं तो यू कम टू नो दैट हाउ this whole the temple, the ethos related to a particular religion, how important all of them are, right, especially in relation to Delhi, क्योंकि दिल्ली के इतिहास के बारे में लोगों को, देखिए दिल्ली के मॉन्यूमेंट्स के बारे में पता है, लोगों को यहाँ की मॉडर्न वैल्यूज के और या मॉडर्न बिल्डिंग्स के बारे में पता होगा, बट दिल्ली शुड नॉट जस्ट बी सीन इन एज अ मॉडर्न कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया। इट शुड ऑल्सो बी लुक्ड अपॉन as a city which represents civilizational ethos। तो मैं कहता हूँ कि ये टेम्पल्स, यहाँ पे जो शिवालय हैं जो बने, कितने सारे मराठे आए, उन्होंने इतने सारे टेम्पल्स बनाने की यहाँ पे कवायद शुरू करी। उसके बाद जैन टेम्पल्स हैं, हिंदू टेम्पल्स। मराठों ने भी यहाँ पे टेम्पल्स, हाँ मराठों ने भी। आप देखोगे कि 1803 में जब वो ब्रिटिशर से हार जाते हैं पटपड़गंज के युद्ध, उससे पहले उन्होंने खूब सारे शिवालय बनाए यहाँ पे पुराने दिल्ली में। शिव पार्वती मंदिर एक बड़ा फेमस जो एक मराठा सरदार ने बनवाया यहाँ पे, और उसके जैन मंदिर तो बहुत सारे हैं जो जैन मर्चेंट्स ने यहाँ पे बनाए 1803 के बाद। तो स्वप्ना लिटिल भी कहती हैं, जो मैंने आपको पहले बताया, टेम्पल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बहुत थी, जबकि इसके बारे में ज्यादा चर्चा होती नहीं है, होनी चाहिए। और 1857 की क्रांति के बाद भी दिल्ली ने अपना वो जो मकाम है वो रखा उसमें कुछ ज्यादा। ये जरूर है कि इट वॉज मेड ए पार्ट ऑफ पंजाब की एक डिस्ट्रिक्ट की तरह इट वाज ट्रीटेड आफ्टर 1857। 1911 में आई थिंक हार्डिंग वाज द वाइसरॉय एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ही सेड दैट इट इज नॉट जस्ट अ सिंबल ऑफ मुस्लिम्स, इट इज अ सिंबल ऑफ द हिंदूज एज वेल। जब उन्होंने स्थानांतरित करी, ही सेड दैट द हिंदूज टुडे वुड बी इक्वली हैप्पी एज दैट ऑफ द मुस्लिम्स। क्यों? क्योंकि they knew about the pre-Sultanate Delhi also. He said that the significance of Delhi does not lie or does not start with the coming of the Delhi Sultanate. Pre-Sultanate era में भी आपके पास 500-700 साल की जानकारी है। इंद्रप्रस्थ का जो excavations करी गई, जो पुराना किला excavations के नाम से जानी जाती हैं, आपको वहां पे
1000 BC पेंटेड ग्रे वेयर से लेके नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर से लेके अशोकन पिलर्स, अशोकन समय से लेके शुंगा से लेके शाका से लेके गुप्ता से लेके पोस्ट गुप्ता से लेके दिल्ली सल्तनत तक का रेगुलर इनहैबिटेशन मिल रहा है. वाओ, You don't find this anywhere else ट्रू. so much. So probably I think we need to keep that also in mind, and that calls for our attention. जब मैं देखती हूँ दिल्ली में कोई भी रहता है और उससे बात करो तो ये समझ आता है वो कहीं से माइग्रेट होके आया हुआ है और यहाँ बसा हुआ है. तो दिल्ली की जो एक्चुअल लोग हैं वो कौन लोग हैं जो दिल्ली के ही है? अगर आप देखिए उस समय अगर आप बात करें आसपास के एरियाज में, शाहजहानाबाद जब 1638 में बनवाया गया बाय शाहजहां, उसके पहले तो इट वाज महरौली, और महरौली के बाद तुगलकाबाद, फिरोजाबाद, ऑल ऑफ दैट, एंड देन द कैपिटल वाज शिफ्टेड बाय सिकंदर लोदी इन टू आगरा इन 1505 आई थिंक. उस समय तक जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन थी दिल्ली सुल्तनत के बाद तो इट वाज द मुस्लिम पॉपुलेशन which was a majority, और इसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ इस्लाम इन ईस्टर्न एशिया भी कहा जाता था उस समय. इट वाज कंसिडर्ड, इसीलिए इसे कुव्वतुल इस्लाम की जो परिभाषा है दैट इट स्पीक्स अबाउट द ग्लोरी ऑफ इस्लाम. ये जो चेंज हुआ, ये चेंज आया, आप देख लीजिए ग्रेजुअली आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर 1857. आफ्टर 1857 the Muslims probably were regarded by the British as the conspirators. कि भाई ये चाहते हैं कि मुगलिया सल्तनत वापस आए, जो एक बड़ा कारण था. बहादुर शाह जफर तो खुद ही चाहते थे कि मैं खुद एक मुगल सत्ता वापस एस्टैब्लिश कर दूं, और वो नेगोशिएट भी कर रहे थे ब्रिटिशर्स के साथ, लेकिन वो हुआ नहीं, फिर इट डिड नॉट फ्रुक्टिफाई. तो उस समय आप देखेंगे कि जैन पॉपुलेशन जो है 1191 1192 से पहले आप देखेंगे कि जैन पॉपुलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है. क्योंकि प्रवासन की जो मैं आपको बता रहा था, ईवा डी क्लर्क ने जब काम किया तो उन्होंने कहा कि जितने माइग्रेशन हो रहे हैं वो 13th सेंचुरी में हो रहे हैं, 13th तो 14th सेंचुरी में हो रहे हैं, और उसके पहले भी कुछ माइग्रेशन हुए हैं. तो वो जितने माइग्रेशन हुए, अग्रवाल जैन्स जो थे, दे वर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिल्ली पॉपुलेशन. लेकिन सल्तनत के बनने के बाद द मुस्लिम्स आर दे वर इन मेजॉरिटी. देन आफ्टर 1857 और आफ्टर यू कैन से 1750s के बाद धीरे धीरे आप देखेंगे, क्योंकि कॉमर्शियल सेंटर बड़ा था ये. दिल्ली वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर, इसीलिए इसको राजधानी भी बनाया गया बाद में. 1911 में भी एक कारण था कि इट वाज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए ट्रेड रूट. नॉर्थ साउथ को भी और ईस्ट वेस्ट को भी कनेक्ट करता था. उसकी वजह से भी दिल्ली को जियोपॉलिटिकली इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. And then Jain merchants were a very important part. Then the Jats and the Gujars played a very, क्योंकि जब आप दिल्ली NCR के एरिया को देखेंगे, जब 1980s और 1970s में when NCR के एरियाज को because population बड़ी expand हो रही थी, तो उस समय agrarian lands को holdings को convert किया जा रहा था urbanization की वजह से. तो उस समय आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द पीपल जो अफेक्ट हुए इनसे, जो दो कम्युनिटीज हुई, वन इज द जाट पॉपुलेशन, द अदर इज द गुजर पॉपुलेशन. सो दैट टेल्स यू दैट दीज वर द पीपल हु वर ऑलवेज ऑक्यूपाइड अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस. और 1857 में, उसके पहले भी ब्रिटिशर्स के समय में भी यू फाइंड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द गुजर्स दैट दे वर वेहेमेंटली अगेंस्ट द ब्रिटिश. दे डिड नॉट, एंड दे यूज्ड टू स्टे आउटसाइड द वॉल्स ऑफ शाहजहानाबाद. ठीक है, तो वो मुगलिया सल्तनत की भी खिलाफत करते थे. तो आई थिंक अगर आप आज के दिल्ली की बात करें, विच इज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी एंड द नेशनल कैपिटल रीजन, सो दीज 3-4, वन इज द जैन्स, दे ऑक्यूपाइड अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस. द सेकंड द मुस्लिम मेजॉरिटी आफ्टर द इन्वेजन्स, मुस्लिम इन्वेजन्स, एंड आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट, जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, फिर जब मुगल सम्राट इसने एम्परर शाहजहां ने जब किया, तो फिर मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ गई. 1947 में एक और चीज हुई, जब सबसे बड़ा डेमोग्राफिक चेंज आया, when the Muslim population reduced considerably and Punjabi population started. That happened because of the partition. विभाजन के बाद आप देखेंगे ऑलमोस्ट उस समय अगर पॉपुलेशन, अगर आप सेंसस देखें 1951 में 17 लाख की पॉपुलेशन थी दिल्ली की उस समय, और उसमें a large number of the population, almost around 4 to 5 lakh was of Punjabis, and all of them were refugees. Oh my God. And that was the point when a number of Muslims left. Otherwise, it was considered a very important part of, कहते हैं ना, ईस्ट में it was considered to be the most important city for Islamic, for Islam. वो छाप अभी भी हमें दिखती है दिल्ली में, एक इस्लाम की कल्चर में. हाँ, पूरा समझ आता है. The number that is, but then we always know that it is, we do have certain, monuments and buildings which also talk to you about the non-Muslim population. Right.
I think we have to look at it in a very comprehensive manner. तभी हम लोग एक होलसम हिस्ट्री लिख पाएंगे दिल्ली की। क्योंकि दिल्ली का इतिहास ना, जब मैं आपको कह रहा हूँ 1000 BC से शुरू हो रहा है, इंद्रप्रस्थ से शुरू हो रहा है। हम तो शुरू कर रहे हैं 1000 years से पहले, बट इट इज इवन मोर ओल्डर एंड इट इज इवन गेटिंग लाइक प्रॉब्ली पेंटेड ग्रेववेयर। और महाभारत समय की अगर आप बात करें तो अगर और एक्सकवेशंस वहाँ हो रही हैं तो it will stretch back the history. I think that is the reason it is rightly called the Rome of Asia. Okay. Percival Spear calls it this is Delhi is the Rome of Asia. Oh. And it is not just this. अब क्या होता है कि जब आप बात करते हैं तो you only tell that it is 7 cities or it is Delhi is जो शहर है वो 7 से अधिक शहरों से बना हुआ है। ठीक है, 7 शहर आप महरौली से लेके उसमें खत्म नहीं कर सकते शाहजहानाबाद तक, और भी बहुत सारे शहर हैं। और बड़ा अच्छा गालिब का ही रिटर्न अ वेरी गुड कपलेट रिगार्डिंग दिल्ली। वो खुद से प्रश्न पूछते हैं कि दिल्ली क्या है, और फिर वो जवाब देते हैं कि इफ द वर्ल्ड इज द बॉडी, दिल्ली इज द सोल। इट्स सो इम्पोर्टेंट फॉर अस टू टॉक अबाउट दिल्ली, एंड स्पेसिफिकली जो ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं होती, जस्ट लाइक द योग माया टेम्पल। आज तक रामायण महाभारत में हम बस आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की वजह से रहे हुए जो जवाब भी नहीं दे पाते हैं कि नहीं स्कॉलरली कंसेंसस यही है कि इट डिड हैपन, इट मस्ट हैव हैपेंड। स्केल जो थी, जो मैंने आपको बताया ना कि सभ्यता और शहरीकरण दो पर्यायवाची नहीं एक दूसरे के। ये बड़ा प्रश्न उठ जाता है कि महाभारत में इतनी सारी पैलेसेस, फोर्ट्स और उनकी जिक्र किया जाता है लेकिन उनके अवशेष नहीं मिलते हैं, तो ये इसका मतलब एक मिथ है? नहीं, ऐसा नहीं। स्कॉलर्स की अब ये मान्यता है, एंड गुड स्कॉलर्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस they say that it is a very important source of information and we need to know that it took 1000 years to write this monument. इतने बड़ा मॉन्यूमेंटल चीज है ये, इतने समय लगा। इसमें पूरी आपको एक सभ्यता की जानकारी मिलेगी, इसमें फिलॉसफी भी है, इसमें हिस्ट्री भी है, इसमें जनमानस के बारे में भी है। तो आप ये नहीं कह सकते कि, क्योंकि जैसे मैं आपको बताऊंगा कि इंद्रप्रस्थ आजक है, ये कैसे हो सकता है कि 19th सेंचुरी में वहां के लोग उसे इंद्र का खेड़ा कह रहे हो या इंद्रपथ कह रहे हो, और यही वर्णन आपको महाभारत में भी मिल रहा है। तो जब दो जगहों का जो संबंध है, वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द नेम भी बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है। तो ये कहना कि नहीं ये पारिवारिक फ्यूड था, वो उसको शायद मुझे लगता है कमतर आंकने की कोशिश करना है। अगर आप उसे कॉन्सेंसस जो स्कॉलर्स का है कि नहीं, it was an important event and it was in the Ganga Jamuna Doab where it occurred. Right. Okay, so and it tells us a lot about our philosophical developments beyond ethics of code of conduct, ethics of warfare. So I think we need to look at मुझे तो लगता है अगर हम योग माया को साइंटिफिकली कभी भविष्य में डिकोड कर सके तो मे बी इट विल टेल अस अबाउट अ लॉट अबाउट रियलिटी, हाउ रियलिटी is presented before our eyes. वो योग माया अगर maybe we don't know. ये that's what ना I tell कि भाई इतिहास को अगर आप बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से देखेंगे कि भाई ये तो एक लीनियर चीज है, बस एक कहानी है और इसमें बस एक फैक्ट है और डेट्स हैं, आपको फिर you would not be able to find the connections and the varied sort of information जो इसमें आपको मिलेगी. So I think we should always try to find more about it and these are also a part of our cultural ethos. Yes, and we should talk about this क्योंकि अभी हमने देखा कि योग माया को अगर हम आज इस तरीके से समझ पा रहे तो because people used to talk about these things. ये आपने कितनी अच्छी बात बोली है कि पॉपुलर मेमोरी, जिसको मेमोरी कम्स इन एंड हिस्ट्री गेट्स आउट, ये वाला फिनोमेना चेंज हो गया। राइट। आज ऐतिहासिक जो मेथोडोलॉजी है, हिस्टोरिकल मेथोडोलॉजी, इट रेस्पेक्ट्स पॉपुलर मेमोरी, इट रेस्पेक्ट्स कलेक्टिव मेमोरी, एंड दीज कलेक्टिव मेमोरीज हेल्प यू टू resurrect such monuments such as योग माया। नहीं तो आप कैसे आपको पता होगा इनके बारे में? चलिए ये तो हमारे पास लिखित में कुछ प्रमाण भी हैं साहित्य में, लेकिन पॉपुलर मेमोरी को भी हमें इम्पोर्टेंट, वी नीड टू, ये ओरल टेस्टिमनीज जो हैं या फोकलोर हैं या लोकल मेमोरीज है, वी हैव टू गिव देम। हमारे यहाँ तो चलते हैं ग्रंथ, चलते हैं स्मृति ग्रंथ, वो क्या है आपकी जो पॉपुलर मेमोरीज है उससे निकाल के स्मृति ग्रंथ है हमारे। ये महाभारत भी एक समय पे ओरल मौखिक तरीके से ही चलती आ रही थी। वेदों को लेके कहा जाता है कि वो कई साल पुराने उनको लिखित रूप में एक समय पे 1500 BC में आप कह सकती हैं कि उस समय उनको टेक्सचुअलाइज किया गया ग्रेजुअली, धीरे, लेकिन मौखिक तरीके से तो बहुत समय से चले आ रहे हैं। राइट। So I think our answer lies to like digging deeper and probably finding more about it. Right now I'm understanding जब ये पूरा समझने के बाद कि ये कितना ज़रूरी होता है कि हम अपने आर्ट एंड कल्चर के बारे में एटलीस्ट पढ़ें,
पढ़ते पढ़ते जब एनालिसिस करते हैं तो 10 तरह की चीज़ें और निकलती है, एंड देन व्हेन यू कम्युनिकेट वी डोंट नो वो कहाँ तक सरवाइव करेगा. सो it was about 11th century, Yeah, 11th century. and we are talking here 2026 में. तो ये कितनी बड़ी बात है that it's too important to talk about these things and explore these things. So सिर्फ कैपिटल की नज़र से दिल्ली को ना देख के हम इसको उस ऐतिहासिक नज़र से देख सके जो ये पूरा इसकी एक एक दीवारें हमें समझाती है. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू.